14 साला देवर हर महीने की आखिरी तारीख को मेरे कमरे में सोने की ज़िद करता। मैं भी उससे लाड प्यार करती थी, इसलिए शौहर के मना करने पर भी उसे इजाज़त दे देती। लेकिन एक दिन शौहर घर ना था तो मैंने मना करना चाहा, पर वो ना माना। आखिर मैंने पास सुला लिया। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो होश उड़ गए। कुछ रिश्तों को हम इतनी इज्जत देते हैं, पर वो रिश्ते आखिर में हमें ऐसा धोखा दे जाते हैं जो सारी उम्र भूल नहीं सकते। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने अपने देवर को देखा। मेरा देवर जो भी कम उम्र ही था, मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझसे बहुत मानूस था। मैं खुद उसे अपने भाइयों की तरह समझती थी। उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करती थी। मेरा शौहर अगर उसे डांट भी देता तो मैं अपने शौहर से नाराज़ हो जाती थी। जब तक मेरा देवर ना मानता, मैं भी अपने शौहर की बात नहीं सुनती थी। मेरा शौहर अक्सर मुझसे शिकवा करता कि तुम मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को अहमियत देती हो, और मैं मुस्कुरा देती। मेरा देवर स्कूल जाता था। वो अभी 14-15 साल का था, लेकिन कद में वो मेरे शौहर के बराबर था। उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वो अपने भाई के पास नहीं जाता, बल्कि सीधा मेरे पास आता और आते ही कहता, भाभी इतने पैसे चाहिए, और मैं बिना पूछे उसे पैसे थमा देती। जानती थी बच्चा है, स्कूल जाता है, कल को कॉलेज भी जाएगा, लड़के के शौक़ होते हैं, और मैं ये नहीं चाहती थी कि इसे कभी ये महसूस हो कि उसकी इकलौती भाभी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। पर ज़रा तसव्वुर करें कि वही देवर अगर आपके एतमाद को ठेस पहुँचाए तो आपकी हालत क्या होगी। हाँ बिल्कुल, इंसान सदमे में चला जाता है। और उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और ऐसा क्यों हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा देवर हर महीने की आखिरी तारीख को हमारे कमरे में सोने की ज़िद करता था, और मैं उसकी बात मान लेती थी। जबकि मेरे शौहर को गुस्सा आता। वो कहता कि मियाँ बीवी की कोई प्राइवेसी होती है, और अब बड़ा हो गया है तू, उसे ज़ेब नहीं देता कि वो अपने भाई भाभी के कमरे में सोए। लेकिन मैं हंसकर उसकी बात टाल देती और कहती कि कोई बात नहीं, बच्चा है, माँ बाप की कमी महसूस होती होगी तो हमारे पास आ जाता है। मेरा शौहर अक्सर मुझसे खफा रहता, लेकिन मैं फिर भी अपने देवर की बात ही मानती और उसे ही ज़्यादा अहमियत देती। हैरानगी की बात तो ये थी कि जिस दिन देवर हमारे कमरे में सोता, मैं और मेरा शौहर अगले दिन बहुत लेट उठते थे और हम रात को जल्दी सो जाते थे, फिर भी सुबह लेट उठते थे। उस दिन मेरा शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। महीने की आखिरी तारीख थी। मेरा देवर बाहर से आया, रात का खाना खाया और कहा कि भाभी आज मैंने आपके साथ सोना है। आज शौहर भी घर नहीं था। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं देवर के शौहर की गैर मौजूदगी में अपने पास सुलाऊं। मैंने चाय पीते देवर को देखा, पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। मेरे दिल में कुछ हुआ था। मैंने उसे फौरी जवाब नहीं दिया। वो शायद मेरी परेशानी भांप गया था। तभी बोला कि भाभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोना तो मैंने आपके कमरे में ही है, आखिर आप मेरी माँ जैसी हैं। वो खुश दिली से मुस्कराया। उसकी बात सुनकर मेरी सारी झिझक दूर हो गई और मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। देवर ने कहा कि भाई अभी आप सो जाए, मैं कुछ देर आता हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई। देवर बाहर चला गया। मैंने अपने शौहर से फ़ोन पर बात करना शुरू कर दी, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि देवर आज भी मेरे कमरे में ही सोएगा। तकरीबन 1 घंटे बाद देवर वापस आया तो उसके हाथ में आइसक्रीम थी। वो अपने और मेरे लिए आइसक्रीम प्लेट में डालकर लाया। मैं उस वक़्त डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मैंने देवर की नज़रों से बचकर वो प्लेट बेड के नीचे रख दी और ज़ाहिर क्या सारी आइसक्रीम खा ली। ऐसे बाद में बेड पर सो गई और देवर सोफे पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। रात को अचानक अजीब सी आहट पर मेरी आँख खुल गई। मैंने करवट ली तो ज़ीरो बल्ब की रोशनी में मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने कोई खड़ा नज़र आया था। खौफ से मेरी आंख फटेंगी। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, मैंने उसे पहचान लिया था। वो मेरा देवर था जो मेरे शौहर की वर्दी पहने खड़ा था। मेरा शौहर जेल का सुपरिटेंडेंट था और इस वक्त देवर ने शौहर का यूनिफॉर्म पहन रखा था। मैं झटके से उठ बैठी। आहट पर देवर ने पलट कर देखा तो वो भी साकत रह गया। उसे शायद मेरे जागने की फ़िक्र थी। वो गड़बड़ा गया। मैंने गुस्से से पूछा कि नबील, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भाई का यूनिफॉर्म पहनकर कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ करती, देवर ने आगे बढ़कर एक रुमाल मेरे मुंह पर रख दिया।
میں نے مزاحمت کی، تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو خود کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا۔ میرا دیور مجھے رسیوں سے باندھ کر چلا گیا۔ مجھے اس کے آخری الفاظ یاد تھے جو اس نے مجھے بے ہوش کرتے وقت بولے تھے کہ بھابھی آپ کی وجہ سے میں اپنا پلان خراب نہیں کر سکتا۔ یہ یاد کرتے ہی میں رو پڑی۔ میرا موبائل کچھ فاصلے پر ہی پڑا تھا اور بج رہا تھا۔ میرے شوہر کا فون آ رہا تھا جبکہ میں اس قابل نہیں تھی کہ فون اٹھا سکتی۔ میں رونے میں شدت آ گئی۔ دیور نے مجھے کیسے دھوکہ دیا؟ جس بھابھی کو وہ اپنی ماں کہتا تھا اسی بھابھی کو رسیوں سے باندھ کر چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میرا فون مسلسل بج رہا تھا۔ ویسے میرا برا حال تھا۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ شوہر بھی 3-4 دن کا کہہ کر گیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا اور دیور بھی نہ آتا تو میری حالت کیا ہوتی؟ میں اسی خوف کے زیر اثر تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا اور پھر میں رونے لگ گئی۔ وہ بھی کتنی ہی دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور پریشانی سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کس نے کیا؟ میں رات سے تمہیں فون کر رہا ہوں لیکن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میرے شوہر نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور میں اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ میں نے پوری کہانی سنا دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہونے والا میرا دیور مجھے ایسے دھوکہ دے گا۔ میں رو رہی تھی۔ شوہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا میں آ گیا ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رات سے تمہیں فون کر رہا تھا پر تم نے فون نہیں اٹھایا تو مجھے واپس آنا پڑا۔ میں ڈر گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ پھر شوہر نے مجھے جو بتایا اس نے مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا۔ دراصل میرے شوہر کو میرے دیور کے نمبر سے ہی فون آیا تھا۔ فون کرنے والا میرا دیور نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے بھائی کی عافیت چاہتے ہو اور اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے کہو ہمارے راستے میں نہ آئے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ معاملہ الجھ چکا تھا۔ میں اپنے دیور کو غلط سمجھ رہی تھی جبکہ یہاں کہانی کچھ اور ہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیور آپ کا یونیفارم پہن کر گیا ہے، سب سے پہلے تو وہ آپ کی جیل جائے اور جیل کا وزٹ کریں، وہاں دیکھیں کہ سب خیریت تو ہے نا۔ میرے شوہر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد جو مجھے پتہ چلا وہ سن کر تو میں چکرا کر ہی رہ گئی۔ میرا دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو جیل جاتا تھا اور وہاں کے قیدیوں کو نشہ پہنچاتا تھا اور ہر وہ ناجائز چیز فراہم کرتا تھا جو قیدی کہتے تھے۔ جیل کے ماتحت حملہ کچھ اس وجہ سے بھی خاموش تھا کہ نبیل سپرنٹینڈنٹ کا بھائی تھا، اور دوسری بات یہ کہ میرے دیور نے سب کو خرید رکھا تھا۔ وہ سب کو ہر مہینے اچھی خاصی رقم دیتا تھا اور مہینے کی آخری تاریخ کو مخصوص قیدیوں کو تمام ناجائز چیزیں فراہم کرتا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، بھلا ہم نے کبھی نبیل کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ ایسے کام کرے؟ اور پھر میرے دیور ڈرگ سپلائی کرتا تھا تو یقیناً وہ خود بھی لیتا ہوگا۔ میری تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ جس دیور کو میں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح پالا اس نے ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ اتنے غلط کاموں میں پڑ گیا۔ یا خدا، مجھ سے یہ کہاں غلطی ہو گئی دیور کی تربیت میں جو وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پھر جو شوہر نے اگلی خبر دی وہ مزید حیران کن تھی۔ جیل کے عملے نے بتایا تھا کہ پچھلی رات میرا دیور جیل گیا تو اس نے قیدی کو نشہ نہیں دیا اور نہ کوئی ناجائز چیز فراہم کی تھی، بلکہ اس نے عملے سے کہا تھا کہ آج کے بعد ان لوگوں کو کچھ فراہم نہیں کرنا۔ وہ کافی پریشان تھا اور پھر چلا گیا اور تب سے وہ غائب تھا۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ یہ معاملہ تو الجھتا ہی جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنے دیور پر غصہ تو بہت تھا پر مجھے اس کی خیریت بھی عزیز تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن میرے شوہر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ میں انتظار میں سلگتی ہی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مجھے تیز بخار تھا اور یہ پوری رات اور سارا دن رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ دل تھا کہ بس بستر پر لیٹے ہی سو جاؤں، پر ٹینشن اتنی تھی کہ نیند آنکھوں کو کوسوں دور تھی۔
अभी मैं ऐसी कशमकश में थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और होती ही चली गई। कोई पागलों की तरह दरवाज़ा बजा रहा था। पहले तो मैं डर गई, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देवर को अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा दरवाज़ा खोलते ही वो तेज़ी से अंदर आया और झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका उसने हाथ पकड़ रखा था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मेरा देवर खून से नहाया हुआ था। वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें रोकी। मैंने उस लड़की की मदद से देवर को अंदर बिस्तर पर लटाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर देवर की मरहम पट्टी की और वो लड़की सूखे पत्ते की तरह लरज़ रही थी। वो भी कम उम्र ही थी, पर उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा गम और दुख था। देवर अब सुकून और दवा के नशे में सो रहा था। कुछ देर बाद शौहर का फ़ोन आ गया। उसने पूछा कि नबील पहुंच गया। मैंने कहा जी पहुंच गया, और फिर घंटे बाद मेरा शौहर भी आ गया। और उसी दौरान मैंने उस लड़की से कोई बात न की। वो कभी रोने लगती और कभी चुप हो जाती। वो बार बार देवर की पेशानी को छू कर देख रही थी और छोटी सी हड्ड पर भी खौफ से कांपने लग जाती। जब शौहर घर आया तो देवर की ये हालत देखकर उसका गम और गुस्से से बुरा हाल हो गया। जब मैंने उससे शौहर से पूछा तो उसने बताया कि ये लड़की नबील के स्कूल की है, वो इसे पसंद करता था। फिर अचानक ये लड़की गायब हो गई। एक दिन मिली तो नबील ने उसे पकड़ लिया और फिर पूछा तुम कहाँ गायब हुई थी। फिर इस लड़की ने बताया कि इसे अगवा कर लिया गया था। यह ड्रग सप्लाई करने वाला गैंग था। वो लड़की को छोड़ने पर राज़ी नहीं थे। जब इन लोगों को नबील का पता चला तो उन्होंने लड़की को कैद कर लिया और नबील से कहा कि तुम जेल में मौजूद हमारे साथियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें पहुंचाओगे और बाकी कैदियों को मंशियात सप्लाई करोगे। और मेरा देवर इतना अक्लमंद नहीं था। वो हर महीने की आखिरी तारीख को मुझे और मेरे शौहर को नशावर दवा खिलाकर मेरे शौहर का यूनिफॉर्म पहनकर जेल जाता और उनका सारा काम करता। लेकिन अब वो इस काम से तंग आ चुका था। वो मासूम लोगों को नशे पर नहीं लगाना चाहता था, जबकि दूसरी जानब वो गैंग के लोग लड़की को बाहर भेजने के चक्कर में थे ताकि वो लड़की बैरून मुल्क स्मगल का काम कर सके। जब देवर को पता चला तो उसने इस गैंग का मुकाबला करने की ठान ली। सबसे पहले उसने जेल के कैदियों को सप्लाई का कोई सामान नहीं भेजा। फिर उसने प्लान बनाया, वो लड़की को इस गैंग के चंगल से निकाल लाया। फिर वो खुद ज़ख्मी हो चुका था, पर उससे पहले पुलिस को गैंग की सारी मालूमात दे दी थी। गैंग और पुलिस के बीच ज़बरदस्त किस्म का तसादम हुआ था। कुछ कांस्टेबल ज़ख्मी भी हुए। गैंग के कई लोग भी पकड़े जा चुके थे और कई भाग चुके थे। और जबकि मेरा देवर ज़ख्मी पड़ा था, उसे मेरे शौहर ने ही घर भेजा था। ये कहानी सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरा देवर इस उम्र में भी किस कदर बुलंद हौसले वाला था, जो अपनी मोहब्बत को आज़ाद कराने में कामयाब हो चुका था। मेरी तरबियत भी ज़ाया नहीं गई थी कि इसे जल्द ही गलत काम का एहसास हो गया था। होश में आते ही देवर ने मुझसे और मेरे शौहर से रो रो कर माफ़ी मांगी। हमने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। इसकी बेवकूफ़ी से ही सही, पर एक बड़ा गैंग पकड़ा गया था। मैं इस लड़की का हाथ देवर के हाथ में थमाते अपने शौहर के साथ कमरे से बाहर निकल आई थी ताकि इन दोनों के निकाह का इंतज़ाम कर सके। बेशक मोहब्बत यह हसीन मंज़िल निकाह ही है।